स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्रा ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में, और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। दर्शकों, सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी, जिन्होंने 15 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। गुरुजी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद आयुषी जी, मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और सभी को जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। दर्शकों, गुरुजी, आज हमारा विषय जो है वो है काल सर्प दोष। आखिरकार काल सर्प दोष है क्या और इसका जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है? जी, काल सर्प दोष तब बनता है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में स्थित हों। राहु और केतु चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी नोड्स होते हैं, जो ग्रह के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच बनने वाले बिंदु होते हैं। इस दोष के कारण व्यक्ति के जीवन में विभिन्न समस्याएं और बाधाएं आ सकती हैं, जैसे मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं और वैवाहिक जीवन में परेशानियां। तो आपने अभी काल सर्प दोष के बारे में जाना कि आखिरकार काल सर्प दोष होता क्या है। गुरुजी, अगर मैं बात करूं उसके प्रकारों की, तो क्या कुछ प्रकार होते हैं काल सर्प दोष के? जी, यह काल सर्प दोष जो है 12 प्रकार का होता है। और 12 प्रकार में अगर हम बात करें तो जो राहु केतु की स्थिति के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। जैसे पहला जो काल सर्प दोष है वो अनंत काल सर्प दोष कहलाता है। इसमें राहु कुंडली में जो है प्रथम भाव में होता है और केतु जो है वो 7वें भाव में होता है। जो यह वाला काल सर्प दोष है, यह व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्ट, आत्मविश्वास में कमी और पारिवारिक जीवन में तनाव देता है। दूसरा जो काल सर्प दोष है उसको हम कुलिक काल सर्प दोष कहते हैं, जिसमें राहु कुंडली में दूसरे भाव में होता है और केतु 8वें भाव में होता है। इस काल सर्प दोष की वजह से आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक विवाद जो हैं वो बहुत अधिक उत्पन्न होते हैं। और तीसरा जो काल सर्प दोष है उसको हम लोग वासुकी काल सर्प दोष मानते हैं। इसमें कुंडली में राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में होता है। यह दोष व्यक्ति के भाई बहनों के साथ संबंधों को खराब करता है। तनाव, भाग्य में बाधा और धार्मिक जीवन में समस्याएं जो है बहुत अधिक यह काल सर्प दोष लाता है। अब चौथा जो नंबर का आयुषी जो काल सर्प दोष है वो शंखपाल काल सर्प दोष है। इसमें राहु 4थे भाव में होता है और केतु 10वें भाव में होता है। इस दोष के कारण संपत्ति की समस्याएं, माता के साथ तनाव और कैरियर में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह काल सर्प दोष बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें जननी के साथ विवाद होता है, माँ के साथ विवाद होता है। इसीलिए क्या है, अब देखिए, माँ जो है सबसे अधिक ख्याल रखने वाली जीवन में होती है और माँ का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है। और किसी के ऐसा काल सर्प दोष अगर है तो उसका माँ के साथ ही विवाद होता है, मतलब उसमें आत्मविश्वास या किसी पे विश्वास ना कर पाने की जो उसकी सबसे बड़ी कमी होती है। कमी होती है जी। 5वां काल सर्प दोष जो बताया गया है, पद्म काल सर्प दोष जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें राहु जो है वो कुंडली में 5वें स्थान पर होता है और केतु जो है 11वें स्थान पर इसमें होता है। इस दोष से शिक्षा, संतान और निवेश में हानि हो सकती है। अगर यह वाला काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में है, अगर वो शिक्षा लेने के लिए बाहर या विदेश यात्रा करता है तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जाता है उसको जीवन की हानि होती है, वो कहीं ना कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है। इस वाले काल सर्प दोष में हम ये सलाह देते हैं कि किसी को जो है अपने माता पिता से अधिक दूरी नहीं बनानी चाहिए। हाँ, अधिक दूरी पर शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। या विदेशों में जो शिक्षाएं हैं वो ये मतलब शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए बाहर जाकर। हाँ जी। और 6वां जो काल सर्प दोष है आयुषी जी, वो महापद्म काल सर्प दोष है। इसमें राहु 6वें भाव में होता है और केतु जो है वो कुंडली में 12वें भाव में होता है। यह दोष शत्रुओं से परेशानी, कानूनी विवाद और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ऐसे जो जातक हैं वो हमेशा बीमार रहते हैं। उनको कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं एलर्जी है, उनका पता ही नहीं चलता किस तरह का रोग है उनको उत्पन्न है। वो हमेशा किसी ना किसी समस्या से हमेशा ग्रसित रहते हैं।
जो 7वां काल सर्प दोष है वो तक्षक काल सर्प दोष माना जाता है। इसमें राहु 7वें भाव में और केतु पहले भाव में होता है। इस दोष से वैवाहिक जीवन में समस्याएं, साझेदारी में नुकसान, जीवन साथी के साथ तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को हम ये सलाह देते हैं कि आप जो हैं अगर व्यापार करें, अगर वो व्यापारी हैं तो कहीं ना कहीं उनको व्यापार में जो पार्टनरशिप है उसमें एक तनाव बना रहता है। और ऐसे काल सर्प दोष वाले अगर कहीं ऑफिस में वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑफिस के सारे जो लोग होते हैं उनके वो विरोधी होते हैं या उनसे उनका हमेशा विवाद बना रहता है। अगर 8वें काल सर्प दोष की बात करें तो कर्कोटक काल सर्प दोष यह कहलाता है। इसमें राहु 8वें स्थान पर और केतु दूसरे स्थान पर या दूसरे भाव में होता है। इस दोष के कारण आयु में कमी, वित्तीय हानि और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। कर्कोटक काल सर्प दोष जो है उसका हम लोग कहते हैं कभी कभी अल्प आयु से भी व्यक्ति जो है वो पीड़ित होने लगता है जी। तो ऐसा काल सर्प दोष भी खतरनाक साबित हो सकता है। संघचूर्ण काल सर्प दोष जो है इसमें राहु जो है वो राहु 9वें स्थान पर और केतु तीसरे स्थान पर होता है। इस दोष से भाग्य में बाधाएं, धार्मिक जीवन में समस्याएं और लंबी यात्राओं में कठिनाई होती है। जैसे ये किसी व्यक्ति के हमने अनुभव के दौरान ये देखा कि जो ये वाला काल सर्प दोष जिन जिन व्यक्तियों के है उन व्यक्तियों को क्या है कि धार्मिकता मतलब उनके जीवन में धार्मिकता की कमी है। वो सत्संग जैसी जो चीज़ें हैं, सत्संग, पूजा पाठ उन पर विश्वास नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं जो है अपनी दिशा से हमेशा भटके हुए रहते हैं। उनको जीवन में समस्या ये रहती है कि वो किसी भी चीज़ पे, क्योंकि कहते हैं कि आत्मविश्वास जिसके अंदर है वही दूसरों पर विश्वास कर सकता है। तो उसके व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की एक कमी रहती है। वो हमेशा क्या है सखी मिजाज का वो रहता है। 10वां जो काल सर्प दोष है वो घातक काल सर्प दोष है ना, जिसको हम लोग उसका नाम भी घातक काल सर्प दोष है। राहु 10वें और केतु 4थे भाव में अगर होता है तो इस दोष के प्रभाव से कैरियर में बाधाएं, कार्यस्थल पर तनाव, माता से तनाव उत्पन्न इसमें भी हो सकता है। घातक इसलिए है क्योंकि जो इसमें ये है कि हमेशा जो है वो तनाव की स्थिति उसके सामने अगर होगी तो वो बहुत अधिक होगी। अगर उसके साथ अगर कोई प्रशासन से अगर उसको परेशानी हुई तो बहुत अधिक होगी। तो ये घातक काल सर्प दोष माना जाता है। इसमें हम लोग कहते ही हैं कि आपको काल सर्प दोष का निवारण कराना ही पड़ेगा। जी। वैसे तो सभी काल सर्प दोष का निवारण होना चाहिए, परंतु इस वाले काल सर्प दोष का अत्यंत आवश्यक है। 11वां जो काल सर्प दोष का प्रकार है वो विषधर काल सर्प दोष है। जब इसमें हम लोग कहते हैं राहु 11वें भाव में और केतु 5वें भाव में अगर है तो इस दोष का मतलब कारण बनता है। इस दोष में आय में कमी, मित्रों द्वारा धोखा, निवेश में हानि हो सकती है। जैसे आजकल जो बच्चे हैं, टीनेजर हैं, वो प्रेम संबंधों को अधिक महत्व देते हैं। ऐसा अगर काल सर्प दोष है तो उनको क्या है जीवन में एक सच्चा मतलब प्रेम या अच्छा मित्र जो है वो मिल पाना उनको कठिन होता है। शेषनाग काल सर्प दोष जो है वो उसमें क्या है कि राहु 12वें भाव में और केतु 6वें भाव में होता है। यह दोष व्यक्तियों को शत्रुओं से परेशानी, स्वास्थ्य समस्याएं और खर्चों में वृद्धि करता है। तो ये तो अभी गुरुजी आपने बताया कि काल सर्प दोष के प्रकार कितने होते हैं और इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। लेकिन अगर मैं पूरा एक बात करूं काल सर्प दोष की, सभी काल सर्प दोषों की, तो उनके जो मेन प्रभाव होते हैं वो क्या क्या होते हैं हमारे जीवन पर, हमारी जिंदगी पर, वो क्या प्रभाव होते हैं? जी आयुषी जी, काल सर्प दोष का व्यक्ति के जीवन पर विभिन्न प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे मानसिक तनाव और चिंता। व्यक्ति अक्सर मानसिक तनाव और चिंताग्रस्त रहता है। उसके सामने आर्थिक समस्याएं आती हैं, व्यापार में नुकसान उसको हमेशा रहता है, नौकरी में अस्थिरता और धन धान्य में उसकी कमी रहती है। स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्याओं की अगर बात करें तो उसको बार बार बीमार पड़ता है। अस्वस्थ और गंभीर बीमारियां जो हैं उसको लगी रहती हैं और वैवाहिक जीवन में उसको कठिनाई आती हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव होता है, झगड़े होते हैं और अस्थिरता उसकी दाम्पत्य जीवन रहती है। अब जैसे बहुत से लोग क्या हैं कि इसका कारण अभी हम लोग जो कर रहे हैं उसमें रिसर्च ये कहती है कि संतान प्राप्ति में भी कभी कभी काल सर्प दोष जो है बाधा उत्पन्न करता है। संतान का स्वास्थ्य या उसकी मतलब शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं
वो जातक के सामने आती है। शत्रुओं से परेशानी भी इसमें बहुत ज़्यादा है। शत्रुओं से समस्याएं, कानूनी विवाद, खेत जमीन के झगड़े, जड़ जोड़ू और ज़मीन जो कहते हैं, ऐसे विवाद जो हैं उस व्यक्ति के सामने आ सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी होती है। काल सर्प दोष जब तक व्यक्ति पर प्रभावी रहता है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो बहुत कम रहती है और उसको कहीं ना कहीं सामाजिक जो संबंध हैं उनको सुचारू रखने में बहुत कठिनाई होती है। सामाजिक संबंध जो है वो खराब होते हैं। हाँ, खराब होते हैं। तो गुरुजी, अभी आपने हमें ये बताया कि काल सर्प दोष का हमारे जीवन पर कितना नकारात्मक असर पड़ सकता है और ये कितना बेहद आवश्यक होता है काल सर्प दोष का निवारण कराना। तो आखिरकार मैं जानूं कि निवारण कराने के उपाय कौन कौन से होते हैं। गुरुजी, आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आखिरकार कैसे जो है काल सर्प दोष का हम निवारण करवा सकते हैं? देखो, काल सर्प दोष को कई तरह से हम लोग निवारण कर सकते हैं। पहला जो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो निवारण है वो यह है, नाग पंचमी के दिन जो है पूजा कराएं। नाग पंचमी के दिन विशेषकर नागों की जो पूजा है वो करानी चाहिए। यह इस दोष के निवारण का बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। काल सर्प दोष के निवारण की एक पूजा भी होती है जो आजकल उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, नासिक या उज्जैन महाकालेश्वर में ये पूजाएं होती हैं और तीर्थ स्थलों पर भी काल सर्प दोष का निवारण कराया जा सकता है। आजकल जो कुछ ज्योतिषी जो सलाह देते हैं, नागों का दान और पूजा, या नागों को या फिर नागों के लिए दान करें, है ना, और नागों की पूजा वो करें। सबसे जो अधिक जो साइंटिफिक निवारण है उसमें ये आता है कि महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करें, जिससे काल सर्प दोष का निवारण जो है बहुत आसानी से हो सकता है। गोमेद, अगर हम रत्नों में अगर बात करें तो रत्नों में गोमेद और कैट्स आई, जिसे लहसुनिया हम लोग बोलते हैं, यह उनको धारण करना चाहिए। राहु और केतु के रत्न धारण करने से कहीं ना कहीं यह प्रभाव कम होता है। इनमें मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। राहु और केतु के बीज मंत्रों के जाप करने से लाभ मिलता है। शिवलिंग पर अभिषेक जो है वो करना चाहिए ऐसे जातकों को, क्योंकि शिवलिंग पर अभिषेक करने से उनको बहुत अधिक लाभ मिलता है। शिव जी का व्रत रख सकते हैं। शिव जी का दिन जो है वो सोमवार है, सोमवार को व्रत रखें और काले तिल, शहद और भांग मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नाग यंत्र की स्थापना करें। नाग यंत्र की स्थापना कर उसकी पूजा करें। इससे ऐसे उपायों से क्या है, काल सर्प दोष का निवारण आसानी से किया जा सकता है। तो दर्शकों, जाना आपने कि आखिरकार हम कुछ उपायों का अगर हम उपायों को फॉलो कर रहे तो हम काल सर्प दोष से मुक्ति भी पा सकते हैं, उसका निवारण भी हो सकता है। गुरुजी, क्या कुछ विशेष हस्तियां भी काल सर्प दोष से ग्रसित थी? जी, कहीं ना कहीं ऐसे दोष जो काल सर्प दोष है बहुत ही प्रभावी दोष है। सर्वप्रथम हम सम्राट अशोक की बात करेंगे। काल सर्प दोष उनको अनुमानतः अनंत काल सर्प दोष था और उनके लिए प्रारंभिक जीवन में सम्राट अशोक को कई संघर्षों और युद्धों का सामना करना पड़ा। कलिंग के युद्ध के बाद उन्हें गहरा मानसिक और भावनात्मक आघात हुआ, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने निवारण के लिए अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म को अपनाने और अहिंसा के मार्ग पर चलने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। दूसरे अगर हम बात करें, हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको भी काल सर्प दोष था। उनका जो काल सर्प दोष संघपाल काल सर्प दोष नाम से जाना जाता है। उनके सामने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार उनको जेल जाना पड़ा और प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को संवारने की बड़ी जिम्मेदारी उनको निभानी पड़ी। उनके लिए उन्होंने जो निवारण किया वो ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से इस दोष के प्रभाव को कम किया। नियमित रूप से महामृत्युंजय का मंत्र का जाप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते थे, जिससे उनका प्रभाव या काल सर्प दोष का प्रभाव उनके जीवन में कम हुआ। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी काल सर्प दोष से पीड़ित थीं। उनका काल सर्प दोष जो हमने बताया, कारकोटक काल सर्प दोष का प्रकार उनके जीवन में बहुत प्रभावी था। आपातकाल की घोषणा के दौरान उन्हें कई विरोधों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए और उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों और महामृत्युंजय के मंत्र के जाप के माध्यम से इस प्रभाव को कम किया। अगर हम स्वर कोकिला जो हैं लता मंगेशकर की बात करें, उनके जीवन में भी काल सर्प दोष था। उनके जो काल सर्प दोष का प्रकार विषधर काल सर्प दोष उनके कुंडली में था। उन्होंने अगर परिस्थितियां उनकी देखें तो जीवन के प्रारंभिक दौर में उन्हें संगीत के क्षेत्र में स्थापित करने में या अपने संगीत को एक बड़ा मुकाम देने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आई
उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बहुत उत्पन्न हुई। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों और मंत्र जाप के माध्यम से इस दोष के प्रभाव को कम किया। शिव भक्ति में उनकी विशेष रुचि थी और शिव की उपासना करने पर भी उनको कालसर्प दोष के निवारण में लाभ मिला। महात्मा गांधी जी बापू जो हैं वो कालसर्प दोष से पीड़ित थे। यह तो महापद्म कालसर्प दोष उनके जीवन में प्रभावी था और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार जेल जाना पड़ा और समाज सुधार में कई बाधाएं आई। उन्होंने ध्यान, योग और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से इस दोष के प्रभाव को कम किया। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर जीवन को उन्होंने सफल बनाया। तो दर्शकों, जाना आपने कि कितनी अहम हस्तियां भी कालसर्प दोष से प्रभावित थीं और उन्होंने किस प्रकार निवारण किया। गुरुजी, अक्सर होता है कि जब तक प्रमाण नहीं होता तब तक लोग मानते नहीं हैं, तो क्या कालसर्प दोष का कहीं शास्त्रगत उल्लेख है? जी, शास्त्रगत उल्लेख है। देखिए आयुषी जी, अगर हम बात करें भृगु संहिता की, तो भृगु संहिता में कालसर्प दोष का उल्लेख नहीं है। ज़्यादातर ज्योतिषी इस तरह की बात करते हैं, सकारात्मक अगर किसी उनको जैसे जातक को अगर सकारात्मक करना हो तो उसमें ये कहते हैं कि भाई इनकी कुंडली में, मतलब जो आज कुंडली में कालसर्प दोष बताया जा रहा है, भृगु संहिता एक तरह से रामायण है ज्योतिष की, उसमें कालसर्प दोष का विवरण नहीं है, परंतु बृहद पाराशर होरा शास्त्र, इसमें कालसर्प दोष का वर्णन है। राहु और केतु के प्रभावों का उसमें विस्तृत जो है वर्णन किया गया है। फल कथनम में जो है राहु और केतु के दोष का वर्णन और निवारण के उपाय उसमें बताए गए हैं। जो प्रश्न मार्ग है उसमें राहु और केतु के प्रभाव और दोषों का वर्णन किया गया है। तो ये तो अभी आपने बताया कि क्या प्रमाण है, कहाँ उल्लेख है, किन शास्त्रों में उल्लेख है। यदि मैं बात करूं ज्योतिष की, क्या ज्योतिष के अनुसार भी इसका कहीं उल्लेख है? जी आयुषी जी, 20वीं और 21वीं शताब्दी के कई ज्योतिषियों ने कालसर्प दोष पर लिखा और उसके निवारण के उपाय सुझाए। इनमें से कुछ प्रमुख नाम जैसे डॉक्टर बी.वी. रमन जो है आधुनिक भारतीय ज्योतिष के प्रमुख विद्वान जिन्हें कहा जाता है, कालसर्प दोष पर उन्होंने लेखन किया और उसे समझाने का पूर्ण प्रयास किया। के.एन. राव प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषाचार्य रहे हैं जिन्होंने राहु और केतु के प्रभावों पर अपने लेखन में चर्चा की। तो ये ज्योतिषीय उल्लेख था आपने बताया और शास्त्रगत उल्लेख पर भी आपने चर्चा की। लेकिन आजकल की जो ज़माना है वो बहुत मॉडर्न हो चुका है, बहुत डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो क्या कुछ वैज्ञानिक उल्लेख भी है, क्या कुछ वैज्ञानिक नियम भी है इसका? जी, कालसर्प दोष का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से प्रमाणित करना कठिन है, लेकिन इसके पीछे के खगोलीय और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इसको समझाने में मदद कर सकते हैं। जैसे खगोलीय गणनाएं जो हैं, नासा और अन्य खगोलीय संस्थाएं राहु और केतु की गणनाएं करती हैं जो ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच बनने वाले बिंदु होते हैं। मनोविज्ञान अनुसंधान के बारे में अगर बात करें तो चिंता और तनाव के प्रभावों पर किए गए अनुसंधान कालसर्प दोष के मानसिक प्रभाव को समझा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राहु और केतु के प्रभाव व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर असर डाल सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठान और विश्वास जो है, समाज में कालसर्प दोष के निवारण के लिए विशेष अनुष्ठान और पूजा का प्रावधान है जो मानसिक शांति और सकारात्मकता लाने में मदद कर सकते हैं। यानी कि ये तमाम जितना आपने बताया वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से था। अब मैं बात करूं इसके निवारण के वक्त सावधानियों की, तो जैसा कि सुनने में आता है और शास्त्रों में भी लिखा गया है और ज्योतिषाचार्य भी कहते हैं कि जो निवारण होता है कालसर्प दोष का, उसके दौरान काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो क्या कुछ सावधानी होती है गुरुजी? जी आयुषी जी, देखिए सबसे पहले तो उसमें अहम बिंदु ये है कि पहले तो उचित समय, उपायों को विधि पूर्वक और सही समय पर करना चाहिए। उदाहरण के लिए नाग पंचमी, महाशिवरात्रि, ऐसे समय पर ये निवारण करने चाहिए। अगर किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह लेनी इसमें आवश्यक है। सही निदान और निवारण के लिए विशेषज्ञ की मार्गदर्शन, मतलब विशेषज्ञ का मार्गदर्शन होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर मानसिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए भी रखना है तो धार्मिक अनुष्ठान और ध्यान मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। परिवार की भी इसमें भूमिका है। परिवार का सहयोग और समर्थन भी दोष के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसिक और भावनात्मक समर्थन से जीवन की समस्याओं का सामना करना आसान हो जाता है। तो दर्शकों, आपने जाना और इतनी अहम आपने जानकारियां अपने अनुभव के माध्यम से दी, आपने उदाहरण के माध्यम से दी।
तो क्या होता है काल सर्प दोष, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो अंत में मैं आपसे कहूँगी, अनुरोध करूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या निष्कर्ष देना चाहेंगे। आयुषी जी, काल सर्प दोष एक जटिल ज्योतिषीय दोष है जो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसे समझने और इसके निवारण के लिए शास्त्रगत ज्ञान, खगोलीय गणनाएं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और सामाजिक सांस्कृतिक प्रमाण महत्वपूर्ण है। किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह और सही उपायों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। तो दर्शकों, जाना आपने कि काल सर्प दोष क्या होता है, क्या कैसे प्रभावित होता है हमारे जीवन पर, क्या प्रभाव डालता है, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, इसके उपाय क्या होते हैं और बाकी तमाम जो जानकारियां हमें गुरुजी से प्राप्त हुई। हम उम्मीद करेंगे कि ये जानकारियां आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेकर आएंगी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समस्त जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी जी, और सभी दर्शकों को उज्जवल और स्वर्ण भविष्य की शुभकामनाएं। आप सभी को जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। दर्शकों, तो आपने आज कई अहम जानकारियां हासिल की और इस कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और कार्यक्रम के साथ, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।